गुड इवनिंग सबको। तो कल हमने देखा था प्लानिंग का पार्ट, प्लानिंग का डेफिनेशन और उसके 5 इंपॉर्टेंस देख लेते कि प्लानिंग क्यों जरूरी होता है, बराबर। आज हम देखने वाले 6 से। तो पहले एक बार रिवाइज कर देते कि प्लानिंग होता है क्या। कोई बता पाएगा आपसे प्लानिंग मतलब क्या शॉर्ट में, जो कुछ आपको अच्छे से समझ गया। 3WH एक शॉर्ट फॉर्म ने बनाया था, बराबर। 3WH क्या है? 3W मतलब कौन कौन से? पहला W व्हाट टू डू, कि आपको बिजनेस क्या करना है, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हु इज टू डू, और एक बाकी नहीं कंफ्यूज करे, एक वाला व्हाट, दूसरा हु, और तीसरा व्हेन, और चौथा है हाउ। तो ये था, ये सब जो होता है इसे बोलते हैं हम प्लानिंग, कि आप कौन सा बिजनेस करने वाले, किस तरह से आगे बढ़ाना है, कौन सी स्ट्रैटेजी आपको बिजनेस से लगा, इसका पूरा एक रोड मैप बनाना, उसे बोलेंगे प्लानिंग। जितनी अच्छी प्लानिंग रहेगी उतना अच्छा बिजनेस, बराबर। इसमें 5 विषय देखे थे हमने। पहला 5 विषय नहीं, 5 इंपोर्टेंस देखे थे। पहला इंपोर्टेंस क्या था? हेल्प टू सेट अ क्लियर ऑब्जेक्टिव, कि आपका बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको बस पैसा कमाना है या आपको समाज सेवा करना है। बराबर होता है ना, कुछ लोग समाज सेवा करने के लिए भी काम करते है, क्या आपके जैसे कोई जैसे समाज सेवा करना है, तो हम तो बिजनेस करने वाले लोग हैं, पैसे कमाने के लिए तो कॉमर्स लिया आपने, बराबर है। तो वही जो आपका मेन, कितना पैसा आपको एक टारगेट आप सेट करोगे ना, कि आप जो भी बिजनेस शुरू करोगे उससे आपको मंथली हो या ईयरली इतना पैसा कमाना है, वो टारगेट सेट करने के बाद उसे किस तरह से पूरा करना है, उसका एक रोड मैप बनाना, उसका प्लान बनाना, उसे बोलेंगे प्लानिंग। तो ये तो उसका इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या था? प्रोवाइड्स पाथ ऑफ एक्शन, कि कौन सा पाथ रहेगा, किस रास्ते से जाने के बाद आपको वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाएगा, ऊपर जाके नीचे आना है या बिजनेस को ऊपर लेके जाना है, बराबर। दो पाथ कौन सा, उसे किस तरह से आपको अचीव करना है, तो उसका एक एक्शन प्लान। देन प्लानिंग इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, कि जितना अच्छा प्लानिंग करोगे, है ना श्रुति, थोड़ा बात नहीं कर लो तो पास ही चला है ना, ठीक, फिर भी समझो बिना मैंने क्या करूँ। तो जो भी आपका परफॉर्मेंस जो होता है, आप प्लानिंग के बाद और अच्छे तरीके से आप उसे कर सकते हैं, बराबर है। अगर आपने प्लानिंग नहीं किया तो कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, कुछ आपका हिसाब नहीं रहेगा, जो काम अच्छे होने वाले वो भी बुरा हो जाएगा, बराबर। तो ये होता है आपका परफॉर्मेंस बढ़ने के लिए प्लानिंग मदद करता है। देन आपका बिजनेस का जो रिस्क फैक्टर होता है, वो रिस्क फैक्टर आप किस तरह से कम करना है, उसके लिए भी प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। और लास्ट का देखा था हमने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, कि आपके बिजनेस में जो भी रिसोर्स है, आपका एम्प्लॉय हो सकता है, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज है, मशीन है या और कुछ भी, उसे किस तरह से अच्छा यूज करके आपको प्रॉफिट कमाना है, उसका भी एक प्लान आप इस प्लानिंग के जरिए बना सकते, बराबर। ये 5 हमने कल देख लेते, इसमें कुछ डाउट है अभी? तो आज 6 वाला क्या है? हेल्प इन अ डिसीजन मेकिंग। अब बिजनेस मतलब ही डिसीजन से शुरुआत होता है। अगर आपको बिजनेस करना है, ये भी एक डिसीजन है ना, बराबर। जो भी आप एक डिसीजन लेते हो उसके बाद हर एक दूसरा डिसीजन लेना होता है, किसका बिजनेस करना है, दिन तीसरा कैसे करना है, दिन चौथा कहाँ करना है। मतलब बिजनेस है, जितना अच्छा आपका बिजनेस है वो मेन है आपके डिसीजन के ऊपर, बराबर है। तो प्लानिंग एक तय करता है आपको कौन सा डिसीजन आपने लेना चाहिए, उस डिसीजन को एक फॉलो करने के लिए बोल सकते हैं, या फिर उसे प्रिपेयर करने के लिए कौन सा डिसीजन लेकर आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, उसके लिए प्लानिंग आपको मदद करता है। कैसे करेगा ये डिसीजन में, कि चलो मान लो आपने कल कौन सा बिजनेस शुरू किया था हमने, कपड़े का बिजनेस, आपका क्लोथ शॉप था लक्ष्मी रोड बड़ा वाला, बराबर। अब आपको आपका सेल बढ़ाना है, बराबर है, सेल बढ़ाना है। एक तो आपका ऑफलाइन बिजनेस चल रहा है कि लोग आपके शॉप में कस्टमर आ रहे हैं, खरीद के लेके जा रहे हैं, और दूसरा क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन कर सकते, बराबर। अब ऑनलाइन करना है आपको, जब बस आपने बोल दिया कि मेरा बिजनेस ऑनलाइन हो गया तो उससे हो जाएगा क्या, उसके लिए भी कुछ ना कुछ आपको नए स्टेज करने पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा? ऑनलाइन बिजनेस आप किसके थ्रू करेंगे? एक हो सकता है आपके खुद के एप्लीकेशन बना सकते, देन वेबसाइट बना सकते, देन हाँ जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, उस एप्लीकेशन पर अपना शॉप ऑनबोर्ड कर दो, उसके थ्रू भी आप। तो ये डिसीजन लेना पड़ता है, और ये डिसीजन लेने के लिए आपको प्लानिंग एक मदद करता है। ये प्लानिंग ही हुआ ना कि आपको कौन से ऐप पर आपके क्लोथ बेचने, उसे सेल करना, बराबर। तो ये होता है आपका प्लानिंग के थ्रू। देयर इज द वेरियस अल्टरनेटिव्स इन फ्रंट ऑफ द मैनेजमेंट, कि आपका बिजनेस अगर आपको बढ़ाना है तो कौन सी चीजें आपके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, और उसी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में आप सोचोगे और उसके हिसाब से सारी चीजों को प्लान करोगे। So the for the achieving the goal, planning helps
the management to select the best alternative by considering the all positive as well as negative outcome. कि आपका बिजनेस है ऑफलाइन तो चल रहा है लेकिन आप ऑनलाइन लेके जा रहे हो, कि हर टाइम आपको ऑनलाइन ही जितना भी किसने प्रोडक्ट मांगा है वो लेगा ही लेगा क्या? कुछ कस्टमर होते हैं वो क्या कर देते, रिटर्न भी कर देते, तो आपका पार्सल का चार्जेस तो उसमें किसने अगर पैसा जो भी आपका प्रोडक्ट है वो रिटर्न कर दिया तो कुछ पैसा देता है क्या? कि नहीं चलो तो हमारे घर तक लेके आया फिर से लेके जा रहा है तो इसमें तेरा खर्चा हो रहा है, वो देता है क्या? तो इसमें आपका नुकसान हो रहा है। तो पॉजिटिव साइड भी है कि आपका सेल बढ़ रहा है, नेगेटिव क्या है आपका थोड़ा बहुत नुकसान भी हो सकता है। तो दोनों साइड देख के आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि आपको कौन सी क्या चूज करना है, ऑफलाइन बिजनेस करना है क्या ऑनलाइन करना है, कि किसमें ज्यादा फायदा होगा। ये डिसीजन लेने के लिए आपको कौन मदद करता है, आपका प्लानिंग। जितना अच्छा प्लानिंग होगा उतने अच्छे से आप ये डिसीजन ले पाओगे। समझ में आ रहा है किस तरह से प्लानिंग मदद करे डिसीजन के लिए? हाँ रिद्धि। So decision are taken after the selecting alternative courses of action, achieve a predefined goal and it helps the manager to take a rational decision. क्या ये rational कि एक बिजनेसमैन बनकर आप क्या सोचते हो? अगर आप कस्टमर के हिसाब से सोचोगे तो कस्टमर अपना खुद का फायदा करेगा, बराबर। तो एक रैशनल की जो बिजनेसमैन खुद के लिए भी अच्छा है और कस्टमर के लिए भी अच्छा है, ऐसा डिसीजन लेना इसे बोल सकते हैं आप रैशनल डिसीजन, जो कि प्लानिंग की मदद से आप ले सकते हैं। समझ गया क्या है? तो डिसीजन मेकिंग के लिए आपको क्या मदद करता है, प्लानिंग। देन सेवंथ है आपका यूजफुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, कि आपका जो बिजनेस में क्वालिटी मेंटेन रखना होता है, बराबर है। कोई कस्टमर है, आप जितना अच्छी क्वालिटी दोगे उतना नया कस्टमर आपके साथ करेंट होता जाएगा और आपका सेल बढ़ेगा और आपका प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। तो उसके लिए भी प्लानिंग दे दो कि चलो आपने बिजनेस नए नए स्टार्ट किया, अपना कपड़े का बिजनेस है, उस टाइम अपने नए नए अच्छे क्वालिटी के कपड़े, क्वालिटी वाले कपड़े रखे, अच्छे डिजाइन वाले कपड़े लेके, लेकिन एक महीने बाद वो स्टॉक खत्म हो गया और दूसरा जो स्टॉक आप ला रहे हो उसमें सेम क्वालिटी मेंटेन नहीं, तो क्या होगा? डिजाइन भी लोगों को पसंद नहीं आ रही, तो जो बिजनेस आपको ऊपर जा रहा था वो समझ में आ रहा है। तो वो क्वालिटी किस तरह से आप मेंटेन रख सकते हो, बराबर ना, जिससे आपका जो भी होलसेलर है उससे आप डिजाइन लेते हो या कपड़े लेते हो तो उससे आपका बॉन्डिंग अच्छा होना चाहिए। अगर आपके बीच में का कुछ झगड़े हो गए दोनों के बीच में तो आपको उससे जो प्रोडक्ट चाहिए वो मिलेगा क्या? मतलब जो अच्छी डिजाइन आपको पहले से मिल रही थी वो तो नहीं मिलेगी। तो इसी तरह इसका मेन नुकसान किसको होगा? आपके बिजनेस। तो ये पूरा प्लानिंग पहले से करके रखना होता है कि अगर आपका सेल ज्यादा हो रहा है तो टाइम पे माल अवेलेबल होना चाहिए, कि चलो दिवाली का सीजन है, सब लोग आपके शॉप में आ रहे हैं लेकिन आपके पास स्टॉक ही नहीं इतना, तो लोग आप बेच सके। कस्टमर तो आ रहे हैं, उनको पसंद आ रहा है, वो लेने के लिए तैयार है, लेकिन आपके पास देने के लिए प्रोडक्ट ही नहीं, तो क्या होगा? नुकसान हो जाएगा आपका, बराबर है। तो ये सारे चीजों का अच्छे से प्लान किसके थ्रू कर पाएंगे आप? इसे प्लानिंग। तो जो क्वालिटी मेंटेन होता है, लोगों को क्या चाहिए वो आपको देना होता है, तो ये थ्रू कर ये सारे चीजों को मेंटेन रखना काम आप प्लानिंग की मदद से कर सकते। अगर प्लानिंग ही नहीं किया कि चलो आपने जब शॉप डाला तब सोचा कि 1000 कस्टमर मेरे पास आएंगे महीने भर में, उतना स्टॉक मैंने कर दिया, लेकिन कस्टमर आगे 2000, फिर कुछ फायदा नहीं, 1000 का माल सब बेच दिया, बाद में दुकान खाली। तो ये सारी चीजों का अल्टीट्यूड पहले से ढूंढ के रखना और उस हिसाब से आपको बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सारी चीजों को मैनेज करना वो मदद करता है आपको प्लानिंग। समझ में आ रहा है? सो प्लानिंग सेट आउट स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग मतलब कि बिजनेस को मैनेज करना, आपको कब कौन सी चीज ज्यादा बेचना है, कम करना है, कौन से सीजन में कौन सी चीजों को बेचना है, क्या खरीदना है, कौन से डिजाइन लोगों को पसंद आ रहे हैं, ये सारी चीजों को मैनेज करना, इसे बोलते हैं कंट्रोलिंग। आपका बिजनेस को आपको किस तरह से कंट्रोल रखते हैं। So the actual performance can be compared with the standards and manage can find out the deviation if any between the actual and the standard performance। कि चलो आपने जब बिजनेस किया आपके पास अच्छी क्वालिटी के कपड़े थे लेकिन कुछ दिनों के बाद आपने क्वालिटी लो कर, तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और वो खरीदना भी। तो ये जो क्वालिटी क्वालिटी आपको मेंटेन करना है, जो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन है उसे सेम तरीके से बढ़ते जाना चाहिए, ना कि कम होते जाए। जितना अच्छा वो सेटिस्फाइड रहेंगे उतना अच्छा आपका सेल होता जाएगा। तो वो सब चीजों के लिए आपको करना पड़ेगा अच्छे से प्लानिंग। तो ये देन 8 वाला आपका फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन ऑफ द ऑल एक्टिविटीज, कि चलो आपका बिजनेस है, बिजनेस से बस एक ही काम होता है क्या? सेलिंग का। क्या क्या हो सकता है और सेलिंग के अलावा क्या क्या होता है बिजनेस में? प्रॉफिट अर्न करना, वो सेल्स का आ गया। दूसरा मेन है मार्केटिंग, जितना अच्छा मार्केटिंग आप कर पाओगे कस्टमर को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे क्या होगा? सेल बढ़ेगा। देन
सोर्सिंग होता है। सोर्सिंग मतलब कि आप कि जो प्रोडक्ट है वो कहाँ से खरीदते हो, होलसेलर कौन सा है आपका, क्या बड़ी कौन सा मिल है आपका, मिल से आप खरीदते हो, वहां से टाइम टू टाइम आपको प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए ना। वहां से प्रोडक्ट अवेलेबल हो गया तो आप कस्टमर को दे पाएंगे। देन इसके अलावा बजटिंग, बजटिंग मतलब पैसा, फाइनेंस कि कितना पैसा आपके पास बचा है, उसको भी मैनेज करना होता है ना आपको, कि आपको अगर माल खरीदना है कस्टमर को दे रहे हैं, तो एक जितना कस्टमर का उतना सारी चीजें आप खरीद सकते हो, जो माल आपके पास स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए। तो ये सारे चीज के लिए, ये सारे एक्टिविटीज करने के लिए आपको करना चाहिए प्लान। समझ में आ रहा है? बस प्लानिंग कर लिया मतलब सब हो गया क्या? प्लानिंग के बाद भी और भी कुछ फंक्शन है वो हम देखेंगे, लेकिन वो फंक्शन को एक्टिविटी को किस तरह से एक्टिव रखना है उसके लिए मेन इंपॉर्टेंट आपका प्लान। समझ में आ रहा है? सो प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग फैसिलिटेट द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज एंड इट रिड्यूसेस द ओवरलैपिंग अमंग द एक्टिविटीज। All activities of business organization are closely linked with each other and which is considered in the process of plan। के जितने भी सारे एक्टिविटीज है ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अगर आपके पास स्टॉक ही अवेलेबल नहीं तो आप सेल कर पाओगे? नहीं। सेल नहीं हुआ तो आपका प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होता आप नया माल फिर से स्टॉक नहीं खरीद नहीं पाओगे। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और वो अच्छे से आपको कनेक्ट होने के कारण इस सब चीजों का ध्यान रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? है ना ऋषभ? समझ गया? अब ज्यादा रिपीट रिपीट हो रहा है इसलिए फास्ट ले थोड़ा। देन नाइन्थ है आपका फैसिलिटेट द मैनेजमेंट फंक्शन। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस टुवर्ड अचीविंग गोल एंड गोल इज जस्ट सेट एज अ प्लानिंग स्टेज। अब हमने पहले ही देखा था कि प्लानिंग किसके लिए करना है, कि आपका कितना भी गोल है, क्या ऑब्जेक्टिव है, कि आपको कितना पैसा कमाना है, या कितने चीजों का मार्केट में सेल करना है, कितने लेवल तक आपको बिजनेस को लेके जाना है। ये जब गोल तय करते हो उसके साथ क्या करते हैं? आपकी प्लानिंग करते हैं। सही है। तो ये आपका बिजनेस को किस तरह से मैनेज करना है इन चीजों के लिए आपको जरूरी होता है। So unless the plan is ready, the other management functions such as organizing, staffing, etc. cannot be undertaken। एक बार आपने प्लानिंग कर दी उसके बाद आप बिजनेस के अगले बारे में सोचेंगे। आप घर बैठे आपने सोच लिया कि आपको बिजनेस करना है, सारी प्लानिंग अच्छे से रेडी है, और उसके बाद आप एक्चुअल बिजनेस स्टार्ट करोगे। बराबर? तो प्लानिंग नहीं बना तो दूसरा बिजनेस स्टार्ट होगा क्या आपका? बस सोच रहे हो और सो रहे हो। तो ये आपका बिजनेस स्टार्ट करने का जो पहला स्टेप है वो कौन सा है? प्लानिंग। तो इसी तरह से बिजनेस के जो भी फंक्शन है उस फंक्शन का मेन स्टेप जो फर्स्ट स्टेप है वो है प्लानिंग। प्लानिंग बनेगा तब जाके नए नए और अगले स्टेप्स आप शुरू कर पाओगे। समझ गए? सो प्लानिंग इज द बाकी दूसरे स्टेप को आगे बढ़ाने के लिए मदद करता है। एंड लास्ट है आपका प्रमोट द इनोवेटिव आइडिया। जब आप प्लान बना रहे हो तो प्लान में सारी चीजें के बारे में सोचते हो कि अगर आपको कपड़े का सेल करना है तो कौन कौन सी चीजें करनी पड़ेगी, इसके बारे में सोचे कि नहीं सोचे? कि बस सोच लिया कपड़े का दुकान डालना है डाल दिया, लेकिन कैसा सेल करना है, कहाँ से स्टॉक लाना है, कुछ नहीं सोचा। ये ऐसा हो सकता है क्या? ऐसे बिजनेस हो पाएगा आपका? वही होता है। सो द प्लानिंग इज अ बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड इट इज द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग which involves promotion of innovative ideas after the critical thinking, and ultimately these innovative plans results in the attainment of the goals of the organization, and it is the most challenging activity for the management guides business। जितना प्लानिंग आप करोगे, प्लानिंग में सारी चीजें रहती होगी कि कहाँ से स्टॉक लाना है, कौन सी जगह आपको शॉप खोलना है, किस तरह से आपको लोगों को बेचना है, कौन से लोगों के कपड़े रखना है, आपको छोटे बच्चों के रखना है या आपके यंग जनरेशन के रखना है। ये सारी चीजें का कब तय करोगे आप? प्लानिंग में। और इसी प्लानिंग करते हैं आप नए नए तरीके से आइडिया सोचो कि किस तरह से आपको आपका सेल बढ़ाना है, ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है, एडवर्टाइजिंग करना है, मार्केटिंग करना है, स्कूल के आगे ब्रांडिंग करना है या न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजिंग करना है। ये सारी चीजें के बारे में कब सोचेगा? जब स्टार्ट करना है तो उसी प्लान के हिसाब से आपका करोगे आपका बिजनेस आगे। समझ गए? जितना अच्छा प्लानिंग रहेगा उतने अच्छे से सारी चीजें अगर आपका प्रॉफिट भी बढ़ता जाए। इसीलिए अगर ये सारी चीज अगर आपको अच्छे से करने तो क्या अच्छा होना चाहिए आपका? दिस इज ऑल अबाउट द प्लानिंग। हाँ निशान, समझते प्लानिंग? क्लियर है प्लानिंग क्या है? तो कुछ डाउट है इसमें? ये आपका पहला फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जिसका नाम था प्लानिंग। अभी कल हमने देख लिया था प्रिपेयर प्लान। इस तरह से आप किसी भी चीज का प्लान बना सकते हैं कि चलो आपके कॉलेज में गैदरिंग का प्रोग्राम है और आपको स्टूडेंट को बोलता है टीचर कि आपको ये सारा प्रोग्राम अच्छे से मैनेज करना है। तो कौन कौन सी चीजें होती है गैदरिंग तय करने का?
पहला होता है एंकरिंग कौन करेगा, बराबर। एक ही स्टूडेंट एंकरिंग करता जाएगा फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, वो कौन, एक पार्टनर भी चाहिए, बराबर। तो 2 लोग होंगे, वो कौन करेगी। देन गेस्ट के लिए कौन, वो होते ना फूल हार कौन लेके आएगा, गेस्ट को कहाँ बैठना है, कहाँ लेके जाना है, कौन नाश्ता कहाँ भेजना है, ये भी तय सब तय होगा। कौन सा प्रोग्राम कब होगा, डांस का कब होगा, अपनी नाटक वगैरह कब होगा, सारी चीज तय करोगे ना, इसे बोलते प्लान। ये एक बोला बिजनेस के बारे में, समझ गया प्लानिंग का, ये चीज था बहुत। अब दूसरा इसके बाद का है ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग में कुछ डाउट है तो मुझे पूछा होगा, तब हम ऑर्गेनाइज करते हैं। आपको कुछ शॉर्ट नोट दो इसके, शॉर्ट शॉर्ट में, या प्रिंटेड नोट्स चाहिए आपको, क्या चीज रहेगा आपके लिए, क्लास में लिख के दो या फिर नोट दे दो डायरेक्टली, नोट दे दो। हमें तो टेस्ट करने की इच्छा नहीं होती सर, अभी 1 महीना छुट्टी खा लिया, पेन हाथ में लेने की इच्छा नहीं होती, बस बैठे बैठे प्रवचन सुनो, जितना पूछा उतना बोलो, बस खत्म। ठीक है, वही करेंगे हम, लेकिन ऐसे ही थोड़ा बहुत आपकी बुक्स में थोड़ा जो जो इम्पोर्टेंट में बोलते हो कि चलो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, उसे अंडरलाइन करते जाओ बेटा, या फिर नोट नोट डाउन करते जाओ, जो आपके इजी रहेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन शुरू करने का। फिर दूसरा है आपका ऑर्गेनाइजिंग। अबे वर्ड है ऑर्गेनाइज, वर्ड से क्या लगता है, क्या मीनिंग होगा उसका, हाँ, ऑर्गेनाइज करना। कि चलो आपके कॉलेज में क्या ऑर्गेनाइज किया आपने, गैदरिंग का ऑर्गेनाइज, मतलब सब लोगों को इकट्ठा लाया और उनको डांस देखा, वही हुआ। अब हमने प्लानिंग में क्या किया, बस बैठे बैठे एक प्लान बनाया, एक्चुअल में कुछ भी नहीं किया। अब हमें उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना, उसके ऊपर वर्क करना, समझ में आ रहा है। जब तक हम वर्क नहीं करेंगे तो एक्चुअल हमारा काम शुरू होगा क्या, तो एक्चुअल काम हमें शुरू करना है इस ऑर्गेनाइजिंग की मदद से। देखो ऑर्गेनाइजिंग क्या इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, ब्रिंगिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेस together such as men, money, material, machines and methods, grouping and arranging them properly for achieving the objective। तो चलो आपने तय किया था आपको क्या डालना है, क्लोथ शॉप डालना है, बराबर। बस आपने तय किया, आपने अच्छे से प्लान बनाया, तो चलो आपने प्लान में तय किया आपको कितना पैसा लगना है, 5 लाख रुपए आपको लगेगा मान लो। अभी 5 लाख रुपए लाना कहाँ से, जब तक ये नहीं आपके पास आएगा आप बिजनेस शुरू कर पाओगे। तो ये कौन से सोर्सेस से आएगा, चलो कि मान लो 2 लाख आपसे खुद के थे, सेविंग करके रखे थे, आपके फैमिली ने आपको दिए, पेरेंट्स ने आपको दे दिए। देन 1 लाख दोस्तों ने दिए, चलो भाई अच्छा काम कर रहा है तू, हम आएंगे कपड़े लेने के लिए, चल ले हमारी तरफ से दे। और बाकी 2 लाख कहाँ से लाने के लिए, बैंक से लो, बराबर। ये आपने प्लान में बनाया था, उसे एक्चुअल वो 5 लाख आप पहले करोगे आपके पास जमा करोगे, हो गया पहला। मनी मेन तो आप खुद ही हो, खुद ही बिजनेस चला रहे हो, मनी आप खुद, मनी अरेंजमेंट हो गई। देन तीसरा मटेरियल, प्रोडक्ट क्या क्या बेचना है आपको, क्लोथ्स, कपड़े कहाँ से लाने वाले, कौन सा होलसेल मार्केट है, सूरत से लाना है, अहमदाबाद से आना है, एमपी से लाना है, जो कुछ आपको ठीक लगता है, दिल्ली से लाना है, बराबर। तो उसकी अरेंजमेंट करना पड़ेगी, वो आपको पहले लाना पड़ेगा। देन इसके बाद मशीन की जरूरत है क्या, बिलिंग मशीन है या फिर और कोई दूसरी मशीन की जरूरत पड़ती है क्या, उसके बारे में पीसी वगैरह कोई चाहिए बिलिंग करने के लिए, ये सारी चीजें का अवेलेबल करेंगे। देन मेथड्स की कौन सी मेथड से आपको बिजनेस करना है, ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है, बराबर। देन ग्रुपिंग एज वेल एज अरेंजिंग दोनों प्रॉपर्ली, सारे चीजों को जब तक अरेंज नहीं हुआ तब तक एक्चुअल बिजनेस शुरू होगा क्या, कि चलो आपने माल मंगाया, आपका जो भी स्टॉक तो मंगा लिया, लेकिन वो घर में पड़ा है, आपके शॉप में नहीं सेल हो पाएगा। तो वही होता है, तो ये सारे चीजों को रिसोर्सेस को अवेलेबल करना उसे बोलेंगे ऑर्गेनाइजिंग। अभी हमने बस प्लान किया था, कुछ किसी चीज के बारे में कुछ बस सोच के रखा था, लेकिन अभी हम उस चीज अवेलेबल करना है, उस रिसोर्स को आपके पास मांग कर। एक्चुअल बिजनेस शुरू नहीं हुआ अभी तक, बस ये रिसोर्स हम जमा करें, जमा करना मतलब होता है ऑर्गेनाइज, समझ में आ रहा है। सो इन अ प्लानिंग द मैनेजरियल decides that what to do or what to be done in a future, where the organizing function decide the way and means to achieve what has been planned। प्लानिंग में हमने क्या कहते हैं, हमें करना है कि इसके बारे में हम सोच लिया, अब जो हमने सोचा उसे कैसे करना है, उसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इसके बारे में काम करना है, उसे लिखते हैं ऑर्गेनाइज। समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इसके कुछ डेफिनेशन है अलग अलग थिंकर्स के,
अलग अलग महाशय के बारे में ये बोलो। पहला कौन है? मनी रेली। नाम बहुत डिफरेंट डिफरेंट है, कौन से देश के मुझे भी पता नहीं, लेकिन बहुत अलग अलग नाम है इनके। क्या बोलते हैं साहब? ऑर्गेनाइजेशन इज द फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ अ कॉमन पर्पस। कि हर किसी के लाइफ में, बिजनेस ने इसमें बात मतलब हर किसी के लाइफ में सारे चीजों को किस तरह से आप अरेंज करते हो आपके लाइफ में यूज करने के लिए, उसे बोलते हैं ऑर्गेनाइज। चलो इजी एग्जांपल लेते हैं कि आपको 12 के एग्जाम देना, बराबर आपने बैठे बैठे प्लानिंग कर लिया कि आपको बुक्स लगनी, डायरीज लगेंगे, नोटबुक चाहिए, क्लास ज्वाइन करना है, स्कूल में जाना है, सब करना, बस आपने सोचा, ये हो गया प्लानिंग। अब आप स्कूल जा रहे हो, बराबर आपने बुक्स करके लाए, नोटबुक्स खरीद के लाए, सब अच्छे से आपके पास वो सारा जो भी रिसोर्स आपको लगता है पढ़ने के लिए, पेन पेंसिल इधर सारे अवेलेबल कर दिया, उसे बोलेंगे ऑर्गेनाइजिंग। समझ गया ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग में डिफरेंस क्या है? दूसरी इनोवेशन है आपकी नोट्स एंड ओडोनिल की। क्या बोलते हैं साहब? देखो, तो ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स द grouping of activities necessary to accomplish goals and plans and the assignment of these activities to appropriate departments and the provision of authority delegation and coordination। ये जो आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज है, वो सारे अलग अलग एक्टिविटीज को एक साथ लाना, उनका बॉन्ड करना, उनको साथ में हम किस तरह से आगे लेके जाते हैं उसके बारे में शुरुआत करना, उसे बोलेंगे हम ऑर्गेनाइजिंग। तीसरी आपकी हेमन की, थियो हेमन। देखो, तो ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ defining and grouping the activities of the enterprise and establishing the authority relationship among them. And in performing the organizing function, the manager defines departmentalities and assign the activities so that they can most effectively execute it. पहले प्लानिंग बनाया, बाद में सेकंड में आपने क्या किया, सारी चीजों को अवेलेबल कर दिया, जिस सारी चीजों का आपको क्या करना है बिजनेस में यूज हो सकता है, बराबर। यानी सारे एक्टिविटीज को एक तरह से अरेंज किया कि जिसका फायदा क्या होगा आपको बिजनेस चलाने के लिए होगा, इसे बोलेंगे ऑर्गेनाइजिंग। मीनिंग समझ के ऑर्गेनाइजिंग क्या है? तो बोल पाएगा आपके वर्ष में कोई? प्लानिंग और दोनों में डिफरेंस क्या समझा आपको? प्लानिंग मतलब क्या? सोच के रखना, बराबर, कि आपको किस तरह से बिजनेस करना। और ऑर्गेनाइजिंग मतलब जो चीजें आपके बिजनेस के लिए चाहिए उसको आपके पास जमा करके रखना है, बिजनेस के बाद में आने वाले टाइम में यूज करेंगे, लेकिन अभी वो आपके पास अवेलेबल तो होना चाहिए। जैसे पैसा, आप पैसे लगने वाले आपको पता है, आपने सोचा था, प्लान किया था कि 5 लाख लगने वाले, लेकिन 5 लाख जरा के आपके पास जमा करना, दैट्स ऑर्गेनाइजिंग। समझ गया? लगता है आपको इसकी जरूरत है बिजनेस करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग? प्लानिंग से काम हो जाएगा? प्लानिंग मतलब सोचे सोचे बिजनेस चल पाएगा क्या? तो पहला फंक्शन था प्लानिंग, दूसरा आपका मीनिंग समझ गया अच्छे से? एक दूसरी डेफिनेशन है बीच में, देख क्या है? द सिंक्रोनाइजेशन मतलब सबको इकट्ठा, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कफोर्स, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस आर एस्टेब्लिश इन अ प्रोसेस ऑफ, ये सारी चीजों को इकट्ठा ना, एक जगह जमा करना, उसे बोलेंगे ऑर्गेनाइजिंग। मीनिंग में कुछ डाउट है अभी? मीनिंग समझ गया तो इंपॉर्टेंट भी समझ जाए। बढ़ने का फिर आगे प्लानिंग, अब है ऑर्गेनाइजिंग। देखते क्यों जरूरी होता है आपके बिजनेस में आपके ऑर्गेनाइजिंग की जरूरत। सो पहला क्या है? फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन। क्या करता है आपको ऑर्गेनाइजिंग? कि आपको बिजनेस में किस तरह से बिजनेस चलाना है, कौन कौन सी चीजें लगने वाले, ये आपने अवेलेबल करना है था, और ये चीजें अवेलेबल नहीं हुई तो बिजनेस स्टार्ट हो पाएगा? जो आपने प्लानिंग किया था आने वाले 1 महीने के बाद मुझे मेरा बिजनेस अच्छे से सेट करना, बस सोच लिया आपने, और जो चीजें आपके लगने वाली है इसके बारे में कुछ एक्टिव एक्शन नहीं लिया, बस सोच रहे, बिजनेस स्टार्ट होगा आने वाले 1 महीने में आपका। तो उसी के लिए जो भी आपके आने वाले ऑपरेशन है कि बिजनेस कहाँ सेट करना है, किस तरह से उसको आगे लेके जाना है, ये अगर आपको करना है तो इसलिए क्या करना जरूरी है? ऑर्गेनाइज, है ना रिद्धि? So the organizing process leads to identify and group the activities. So grouping and assigning the activities is the task of administration varies processing according to its operational activity। जो भी अलग अलग एक्टिविटी आपके बिजनेस में है, इन एक्टिविटीज को अगर आपको
स्टार्ट करना है तो उसके लिए सारे चीजों को अवेलेबल करना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए ये फंक्शन आपको जरूरी है। समझ गए? दूसरा है ब्रिंग स्पेशलाइजेशन। So organization structure is a network of a space relationship in which the work is divided in the units and departments. जैसे मैंने बोला कि आपका बिजनेस होता है तो बस एक डिपार्टमेंट होता है उसमें कि चलो सेलिंग, बस सेलिंग ये सब हो रहा है, उसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट, इन सब डिपार्टमेंट को एक साथ मर्ज करना और सारी चीजें उस इसके हिसाब से अवेलेबल करना, तब जाके आपका बिजनेस रन होता है। बराबर है? So this division of work helps in a bringing specialization in a various activities of organization, and specialization in activities leads to the increase in a organizational efficiency. तो जितने अच्छे से आप क्वालिटी जो प्रोडक्ट आप यूज करोगे तो उसका फायदा किसको होगा? समझ लो। ब्रेक लेना है थोड़ा, 2 मिनट ज्यादा हो रहा है, तेरी तेरी तेरी। क्या निशा, मैच की याद आ रही है क्या बिजनेस में? हाँ, कब मैच शुरू हो रहा है ऐसा लग रहा है? ये आ रही थी, तुम देखते हो मैच? नहीं? क्या लगता है किसको, कौन जीतेगा आज? पंजाब कितने लोगों लगता है? पंजाब कितने लोगों लगता है? एक हो गया, और बाकी मतलब तो आरसीबी का बहुमत ज्यादा है इधर, लेकिन ठीक है अभी आरसीबी तो आरसीबी सीएस वाले आरसीबी को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ तो एक नहीं मिली तो भी चल जाएगा, है ना? अगले साल ले लेंगे बोला। तो आते हैं अपने टॉपिक, चलो देखो क्या हुआ। नहीं, मुझे बताओ कुछ क्या है था, बताने जैसा नहीं है। ठीक है, चलो देखो, पहला हो गया आपका फैसिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन, कि आपके बिजनेस से कौन कौन सी चीजें आपको करना है, उस चीजों का अगर आपको रन करना है, उसे बिजनेस में शुरू करना है, तो ये चीजें अवेलेबल करना जरूरी है, वो ऑपरेशन रन करने के लिए वो होना जरूरी होता है। बराबर है? दूसरा क्या बोला मैंने, ब्रिंग स्पेशलाइजेशन की क्या करना है, किस तरह से चीजों को आपको बिजनेस में यूज करना है, तो वो चीजों को आपके पास होना भी चाहिए, जैसे स्पेशलाइजेशन। तीसरा है आपका डिफाइंस द जॉब प्रॉपरली। इसमें क्या है कि राइट मैन ऑन राइट जॉब। देखो कि आपको बिजनेस करना है, आपको सेल्समैन को आपके साथ में काम करने के लिए लेना, कौन चाहिए आपको? एक सेल्समैन, उसे आप कैसे हायर करोगे? उसको क्वालिटी देखोगे, उसमें क्या मेन क्वालिटी क्या होनी चाहिए? क्या आना चाहिए? उसे सेल करके आना चाहिए। तो वो कैसे पहचानोगे आप उसे सेल करके आ रहा है कि नहीं? मेन क्या उसे कस्टमर का माइंड समझ के उसे उस तरह से बातें करके आना चाहिए। बराबर, ये हो गया। दूसरा इम्प्रेस कहते हैं, वही इम्प्रेसिंग करने का सबसे मेन फंडा क्या है उसका, उसकी बातें किस तरह से लोगों को अपने हिसाब से, आपने होता है ना वो बोल बच्चन जैसे, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए, वो बोल बच्चन होकर अपना बिजनेस में जो प्रोडक्ट से बेचने जैसा। बराबर, तो उसी के बारे में बात करता है आपका थर्ड। So organization structure helps in putting the right man on right job, and which can be done by the selecting people for various departments according to the qualification as well as skill and experience. And this is helping in defining the job properly, which clarifies the role of the every person. कि हर किसी का काम अलग अलग है ना, जो सेल्समैन है वो सेल के बारे में सोचेगा, दूसरा पर्सन है जो कि बिलिंग कैश काउंटर में बैठता है, उसका काम क्या है? कैश लेना। हर किसी का काम अलग है, उसी पे अच्छे से बिलिंग करते। तीसरा पर्सन है कि जो स्टॉक को मैनेज करते हैं, कितना माल आपके पास अवेलेबल है नहीं है, कितना अवेलेबल करना है, ये मैनेज। हर किसी का काम अलग है ना, तो हर किसी के काम के हिसाब से उसका स्किल देकर आप उसे अपॉइंट करोगे। कि उसे अगर कोई बंदा है जो कैशियर आप उसे रख रहे हो, कैश काउंटर रखना है, तो उसे तो सॉफ्टवेयर चलो के आना चाहिए बिलिंग का, अच्छे से बिल बना देंगे कर देगा, ठीक है ना, 1000 का ड्रेस पास में भेज देगा। इस तरह से ना आते, तो जिसका स्किल देखकर, उसका क्वालिफिकेशन देखकर आपका करना उसे हायर करना। बराबर, आपने शॉप था लेकिन सेल्समैन है आपके पास, अकेला आप सारी चीजें आप अकेला बंदा कर सकता है क्या? करते, बहुत लोग करते, लेकिन उसमें गड़बड़ हो जाती है, एक बंदा सारी चीज अच्छे से नहीं कर पाता। बराबर, इसलिए आपको कोई ना कोई पार्टनर लगेगा या फिर आपके पास एम्प्लॉय लगेगा, तो उस एम्प्लॉय को अवेलेबल करना, दैट्स ऑर्गेनाइजेशन। बराबर, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है ऑर्गेनाइजिंग में? देन
फोर्थ है क्लेरिफाइज द ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हर किसी का काम अलग अलग है. So the organization structure defines the role of every manager, and this can be done by delegating the authority to the every manager and clarifying the way he has to exercise this power. कि जो सेल्समैन है उसको अथॉरिटी क्या है, जो कैशियर है उसको अथॉरिटी क्या है, बिलिंग बनाने. हर किसी का काम आपने बांट के दिया है ना, तो अपने हिसाब से जिसको जो अथॉरिटी है उसका वो काम करना जैसा ऑर्गेनाइज. समझ में आ रहा है? So that the misuse of powers does not take place. अगर क्या हुआ, एक का पावर दूसरों को दे दिया, ये सेल्समैन का जॉब, जो सेल्समैन है उसको बढ़ा दिया अपने कैश काउंटर का, जो कैश काउंटर उसको ला जाए अपने सेल करने, तो दोनों में क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, दोनों बिजनेस को डूब जाएगा. बराबर. तो ये चीजें ना होनी चाहिए, इसलिए आपको जितना अच्छा ऑर्गेनाइजिंग करेंगे इसका फायदा होगा आपको. बराबर है. मेन क्या है आपका, कि किस बंदे को आप हायर करने वाले हैं, उसमें वो क्वालिफिकेशन है क्या, स्किल है क्या, क्या क्या, और वही काम आप उसको दे रहे हैं क्या. बंदे को हायर किया आपने सेल्समैन के लिए और काम लगा दिया बिलिंग करने का, तो ये भी अच्छी बात नहीं है. तो उसी तरह ऑर्गेनाइजिंग करना. सो वेल डिफाइंड जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हेल्प्स इन ब्रिंगिंग efficiency into the manager's working, and this helps in increasing productivity. मतलब जितना अच्छा वो लोग काम करें उतना फायदा क्या होगा, आपका बिजनेस होगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा. समझ में आ रहा है? आ रही थी. देन फिफ्थ एस्टेब्लिशेस द कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन मैंने पता ना आपको क्या होता है. कोऑर्डिनेशन मतलब बातचीत हो, या दोनों को बीच में का बैलेंस बोल सकते हैं आप, ये सब अच्छे से रहे. This function helps in establishing the coordination among the different departments of organization, and it creates clear-cut relationship among the position and ensure the mutual cooperation among the individual. अभी देखो आपका बिजनेस छोटा है, एक आपका खुद का शॉप है, लेकिन जब आपका बिजनेस बड़ा बन जाएगा, तो अभी आप 2 लोग हैं, लेकिन उसके बाद 10 लोग और आप एम्प्लॉय रखते हो, तो सब में अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा, तो क्या होगा, बिजनेस सब एक दूसरे को समझकर आगे लेके जाएंगे, तो बिजनेस बढ़ेगा. और 2 ही लोग आपस में झगड़े करते रहे तो धंधा भी डूबेगा और वो भी डूब जाएंगे. बराबर है. तो ये किस तरह से आप अच्छा कोऑर्डिनेशन रख सकते हैं. अब यहाँ बस सेल्समैन की बात नहीं है, या सारे डिपार्टमेंट की बात. अगर कोई बड़ी कंपनी है ना, उसमें एडवर्टाइजिंग करने वाला बंदा अलग होता है, मार्केटिंग को मैनेज करने वाला सब अलग बंदा होता है, सेल्समैन, ये सब एक इसका अलग डिपार्टमेंट है. देन प्रोडक्शन करने का अलग डिपार्टमेंट है, सोर्सिंग का अलग डिपार्टमेंट है, रॉ मटेरियल उसका अलग डिपार्टमेंट है, देन सैलरी करने वाला उसका अलग डिपार्टमेंट. तो सारे डिपार्टमेंट में क्या होगा, जितना अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा उतना अच्छे से क्या होगा आपका बिजनेस. तो वो इस तरह से आपको सारे चीजों को अवेलेबल करना है. समझ में आ रहा है? So the coordination or synchronization between the all departments and different level of managers is important for the smooth functioning of organization activities. जितना अच्छे से सारे मैनेजर मतलब सारी चीजों को मैनेज करने वाला उसे मैनेजर कहते हैं. ये मैनेजर इतने अच्छे से सब लोग साथ मिलकर काम करेंगे उतना अच्छा बेनिफिट आपको बिजनेस को मिलेगा. समझ गए? फिफ्थ वाला एस्टेब्लिशिंग द कोऑर्डिनेशन, ये काम किसके, आपका ऑर्गेनाइजिंग का. देन सिक्स्थ है हेल्प फॉर द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. अच्छी लेना है, ये ले लेते, छोटे सिंपल है, हो जाएगा. सिक्स वाला क्या है, हेल्प्स टू इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन मतलब बिजनेस को चलाना. तो किस तरह से आपको बिजनेस को चलाना है. अगर आपके बिजनेस में जो भी पार्टनर है या आपके पास जो कलीग्स है, आपके एम्प्लॉय है, वो अच्छे से काम करेंगे तो बिजनेस भी अच्छा चलेगा. लेकिन उसे किस तरह से सिलेक्शन करना है, वो सिलेक्शन कौन करने वाला है, किस बंदे को आपके बिजनेस में लेना है, किसको हायर करना है, किसको जॉब देना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है ना. बराबर. तो उसी के ऊपर डिपेंड है आपका बिजनेस का एडमिनिस्ट्रेशन. अगर आपको अच्छे से आपका बिजनेस रन करना है तो उसके हिसाब से भी आपको बंदों को हायर करना है. सो द फंक्शंस डिपार्टमेंट द डिफरेंट पोजीशंस, डिपार्टमेंट एक्टिविटीज एंड द रोल्स ऑफ क्लियरली स्ट्रक्चर, कि हर किसी का रोल अलग है, हर डिपार्टमेंट का काम अलग है. जितना अच्छे से, जितने स्किल या क्वालिफाइड लोग आपके साथ में काम करने आएंगे उतने अच्छे से वो डिपार्टमेंट काम करेगा और उसका फायदा आपका बिजनेस होगा. So the utmost care is taken while the placing the right person in the right job with the right authorities and responsibility. आपने एक बंदे को हायर किया, जो काम उसको दिया है वो काम उसने अच्छे से करना चाहिए, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. बराबर है. अपने कैश काउंटर में एक बंदे को हायर किया, उसका काम है बिलिंग करना, लेकिन अगर उसे घपला कर रहा है ना, कपड़ा है 2000 का वो दे रहा है 1800 में और 200 रुपये खुद की इसमें डाल दे रहा है, क्या होगा.
बिजनेस का नाम भी खराब होगा, अचानक से लॉस भी होता जाएगा। तो ये होता है आपके इसमें ऑर्गेनाइजेशन कि किस तरह से आपको बिजनेस का एडमिशन रखना है, किस तरह से बिजनेस को चलाना है, उसके लिए सारी चीजें आपके पास अच्छे से होने चाहिए। और मेन उसके लिए राइट पर्सन इन द राइट जॉब, कि जिसको आप हायर कर रहे हैं वो उस लेवल का क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए, उसके पास उस तरह का स्किल होना चाहिए। समझ गए? देन सेवंथ है आपका हेल्पफुल फॉर द ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजें। So the growth of every organization depends on its smooth as well as efficient functioning. So clearly define the role and responsibilities, coordination among the all levels of management, personal and use of appropriate control techniques bring efficiency at the workplace and organization grows with. ये जितने अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट, तो सारे डिपार्टमेंट जब अच्छे से मिक्स होके काम नहीं करेंगे तब तक बिजनेस आगे बढ़ेगा क्या? बराबर है। तो वही है, अगर ये सारे बिजनेस सब चले गए अलग अलग दिशाओं में, चार सेल्समैन है, चार सेल्समैन अलग अलग माइंड हो रहा है, तो कोई आगे नहीं जाएगा। तो वही होता है बिजनेस में कि इस तरह से आपको उस लोगों को अरेंज करके आपके बिजनेस में सबको साथ रखना है, सब में अच्छा कोऑर्डिनेशन करना है, और वो होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन। देन आर्ट है क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी। So organization structure clarifies the job position. It clearly states the duties and responsibilities of everyone, and everyone can work accordingly. So clarity in a job and power helps in increasing mental satisfaction, and it creates sense of security among the employee. कि चलो आपका बिजनेस है, आपने बिजनेस से एम्प्लॉय को हायर किया, बराबर है, आपके बिजनेस से काम पे लगा दिया आप लोगों ने, लेकिन उसे नहीं पता कि आप कब उसे काम से निकाल लोगे, बराबर, मतलब किसी तरह की जॉब सिक्योरिटी उसे नहीं है, तो अच्छे से काम कर पाएगा, है ना। इस महीने वो अपने हायर कर लिया, काम पे लगा दिया, लेकिन उसे ऐसा लगने लगे अगले महीने आप उसे निकाल दो, तो अच्छे मन लगे कि वो काम करेगा क्या? ये होता है कि अगर आपके बिजनेस में आपने एम्प्लॉय को एश्योरिटी देखी, चलो हम 6 महीने तक आपको किसी तरह से काम पे निकाले, या 1 साल तक आप काम पे नहीं निकालेंगे, होता है ना परमानेंट वाला सिस्टम, कोई टेम्पररी होता है, कोई परमानेंट होता है। जब परमानेंट वाले जो अगर आप किसी को देते एश्योरिटी देते हैं, काम की सिक्योरिटी देते, तो वो अच्छे से मन लगा के और अच्छा काम करे, उसे एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि चलो मुझे आने वाले 6 महीने तक किसी तरह से कोई टेंशन नहीं है, मेरा जॉब कंटिन्यू रहने वाला, मेंटल सेटिस्फेक्शन एज वेल एज इकोनॉमिकल। तो वो होता है आपकी जॉब सिक्योरिटी बने, जो होता है ऑर्गेनाइजेशन। देन नाइन्थ है स्कोप ऑफ इनोवेशन, किस तरह से नए नए आइडियाज आप इसमें ला सकते हैं। So the organizing functions clear the role and activities of how to be performed. So employees can work by using their new ideas, and this provides enough space to the manager to develop talent and flourish the knowledge. कि आप जिस जो लोग को हायर करने वाले, हर किसी का अपना पास स्किल है, क्वालिफिकेशन है, अपना टैलेंट है, हर किसी का टैलेंट का किस तरह से यूज करके आपको बिजनेस बढ़ा सकते हैं, बराबर, इसे बोलते हैं इनोवेशन। कि कौन सी, हर किसी का माइंड अलग है, हर किसी की सोचने की पावर अलग है, और वो किस तरह से अपना दिमाग का यूज करके आपको बिजनेस से लगा सकते, दैट्स इनोवेशन। So this scope for innovation into the adapting new changes and methods of work is possible only through a set of organization structure. तो ये सारी चीज अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे तब जाके अच्छे सोच पाएगा ना, कि आपके पास आपको तो माल सेल करना लेकिन स्टॉक अवेलेबल नहीं है, तो क्या दिमाग लगेगा, फायदा उसका। ये होता है ऑर्गेनाइजिंग। एंड लास्ट है हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ये आपने मैंने कल ही बोला, ये आपको पूरे चैप्टर, हर चैप्टर में आने वाला, हर फंक्शन में आने, दैट्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या मीनिंग बोला था मैंने इसका, ज्यादा से ज्यादा यूज किस तरह से कर सकते हैं, वही है। सो दिस फंक्शन प्रोवाइड द डिफरेंट जॉब टू द डिफरेंट एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू द जॉब स्पेसिफिकेशन। जो सेल्स का बंदा है वो अच्छा काम करने वाला है, तो उसे आप सेल्स का काम, उसको क्या होगा, उसका जो भी टैलेंट है सेल का, वो सेल का टैलेंट यूज करके आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए मदद करेगा। Then and due to this the specialization of work become possible, and this the right workforce utilize of the resources at its optimum level, and so that desired results are achieved within the डिफाइन किया कि जिसका जिस तरह से स्किल है, जिसके पास वो क्वालिफिकेशन है, अगर आप वो काम उसको देंगे तो उसका टैलेंट यूज करके पूरी तरह से जो भी उसके पास है वो सारा यूज करके आपको बिजनेस को बढ़ाने के लिए मदद करेगा। समझ में? दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। समझ में? यहाँ पर देखो आपको और एक नई एक्टिविटी दी है। ऑर्गेनाइजर कब होता है टीचर्स डे? 5 सितंबर को होता है, बराबर। क्या कर सकते हो इसमें ऑर्गेनाइज करना मतलब,
टीचर्स को सम्मान करना, उनको रिस्पेक्ट देना, है ना, डेली नहीं देने के, बस एक ही दिन देने की, ऐसा है क्या कुछ? इसके बारे में क्या कर सकते हैं आप? आपके स्कूल में, कॉलेज में आपको क्या करना है? टीचर्स डे ऑर्गेनाइज करना। तो क्या एक्टिविटी ले सकते हैं आप? किस तरह से कर सकते हैं? हाँ हर्षल, काय करू शकतो आपण टीचर्स डेला? कार्यक्रम करायचा, बरोबर. कार्यक्रम कशाचा करायचा? शिक्षकांना एक गुलाबाचं फुल द्यायचं, किंवा मग ठीक आहे, जे वाटेल ते त्यांना रिस्पेक्ट म्हणून एक त्यांचा आभार मानायचा आहे ना, थँक्स म्हणून त्याला आपण काहीतरी गिफ्ट देऊ शकतो एखादं, बरोबर. देन निशांत, टीचर डे ऑर्गनाइज करायचं तुला, काय करू शकतो तू कॉलेजमध्ये? काय आयडिया सांगतो आपण? तुमच्या बुक्स मधली ऍक्टिव्हिटी आहे, मी डोक्यात नाही लावू शकतो. त्यांची नकल करायची है? क्या बोलते हैं उसे? एक्ट करना, कि हर टीचर का अलग स्टाइल होता है ना, कौन कैसा बोलता है. हाँ उनकी, हाँ तुम्ही शिकायचं की चला हर टीचर का एक रोल आपने रोल प्ले करने का. उस दिन आप टीचर को कुछ पढ़ाने के लिए नहीं देने का, आपने खुद से, ये हर स्कूल में ज्यादातर होता है ना, ये कर सकते हैं. तो इसका आपको प्लान बनाना है, ऑर्गेनाइज. समझ गया ऑर्गेनाइजिंग क्या है, किस तरह से आपके बिजनेस में ऑर्गेनाइजिंग यूज होता है और उसकी किस तरह से इंपॉर्टेंट है. इसमें कुछ डाउट है? अभी क्लियर है सब कुछ? सारे क्लियर है? रुकना है फिर आज के लिए, याद करें. कल इसके बाद कल कल अगर लेक्चर हुआ तो देखेंगे हम स्टाफिंग. उधर नहीं है तो सर स्टाफिंग. स्टाफिंग में वर्ड है स्टाफ. स्टाफ मतलब एम्प्लॉय. तो उसी के बारे में पूरा फंक्शन आपको बता दे, किस तरह से आपको एम्प्लॉय को हायर करना है, एम्प्लॉय हायर करते टाइम क्या देखना है, कौन से एम्प्लॉय को लेना है, कौन से नहीं लेना है. अगर आपको एम्प्लॉय को उसे आपको लगता है कुछ अच्छा काम करना है तो उसे क्या करना चाहिए, उसके लिए ये सारी चीजें आपको देखना है आपका थर्ड फंक्शन में, जिसका नाम है स्टाफिंग. ठीक है, तो ये देखते हैं आपके अगले लेक्चर में. तब तक के लिए धन्यवाद, है ना.